वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग जो है एक टॉपिक देखेंगे, असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को असेसमेंट को समझना होगा। असेसमेंट को हिंदी में हम लोग आकलन कहते हैं। आकलन को समझने के लिए उससे पहले एक टॉपिक आएगा मेजरमेंट, और उसके बाद एक टॉपिक आएगा असेसमेंट के इवैल्यूएशन। इसको समझना ज़रूरी होगा। तो आज जो हम लोग का टॉपिक होगा मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन, इन तीनों टॉपिक को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मेजरमेंट मीन्स मापन होता है, असेसमेंट मीन्स आकलन होता है, और इवैल्यूएशन मीन्स मूल्यांकन होता है। तो हम लोग मापन, आकलन और मूल्यांकन को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग मापन को समझने का प्रयास करते हैं। मापन को हम लोग मापन की डिफिनीशन से समझेंगे, स्टार्ट करेंगे। मापन जो है किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना की जो गुण और विशेषता होती है उसको अंकों के रूप में व्यक्त किया जाता है, ये मापन कहलाता है। यानी किसी व्यक्ति की या वस्तु की या जो गुण और विशेषता होती है उसको जब हम लोग अंकों के रूप में देते हैं तो ये मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट मतलब एक इसके शब्द से ही क्लियर है कि मेजर करना, मापना, किसी चीज़ को मेजर करना। जैसे किसी व्यक्ति की अगर हम लोग देखें तो उसका एज, वेट, हाइट या टाइम की बात करें, ये क्या है? ये व्यक्ति की विशेषताएं हैं। अगर हम किसी व्यक्ति से पूछें कि आपका एज कितना है तो वो बताए 15 साल है। उसका वेट पूछें तो वो बताए कि 60 केजी है। हाइट पूछें तो कहे हमारा हाइट 6 फुट है। ये पूछे कि समय क्या हो रहा है तो वो बताए कि अगर 2 बज रहा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो एज है, वेट है और हाइट है, टाइम है, यह विशेषताएँ हैं। इन विशेषताओं को हम लोग अंकों के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे हम लोग देखे हैं कि 15 साल, 15 इसमें क्या है? क्वांटिटी है। 60 केजी, वेट कितना है? 60 केजी, 60 क्या है? ये क्वांटिटी है। और हम लोग देखे हैं कि 6 फीट हाइट है तो 6 क्या है? क्वांटिटी है। बाकी ईयर, केजी, फीट, यह यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, मापन की इकाई है जो यूनिवर्सल वैलिड होता है। ये सब कीवर्ड के किसी कोने में जाएंगे हम लोग, ये मापन की जो इकाइयां हैं ये सब जगह यही होती हैं। ठीक है। एज के लिए ईयर, वेट के लिए केजी, हाइट के लिए फीट होता है। तो ये हम लोग का मेजरमेंट है। हम लोग जनरल समझने का प्रयास किए हैं कि मेजरमेंट होता क्या है। हम लोग मेजर करने की बात किए हैं। अगर हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो किसी बच्चे का अगर टेस्ट होता है, एग्ज़ाम होता है, तो अगर वो मैथ का एग्ज़ाम दिया है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि 100 में बच्चा 60 मार्क्स पाया है। तो उसकी कुछ विशेषताएं जैसे इंटेलिजेंस है, उसका अचीवमेंट है, उसकी IQ है बच्चों की, इसको भी किसी हद तक, एक हद तक जो है मेजर करने का प्रयास किया जाता है। उसको अंकों के रूप में देने का प्रयास किया जाता है कि बच्चा उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक में कितना नॉलेज रखता है। तो अगर मैथ में 100 में बच्चा 60 नंबर पाया तो हम लोग कह सकते हैं कि बच्चा का मैथ में मार्क कितना है? 60। 60 क्या है? अंकों के रूप में उसके गणित की जो विशेषताएं है उसको बताने का प्रयास किया गया है। तो ये तो था हम लोग का मेजरमेंट। अब हम लोग देखते हैं मेजरमेंट के बाद से असेसमेंट क्या होता है, आकलन क्या होता है। आकलन जो है ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। हम लोग इसको एक एग्जांपल से ले लें कि अगर किसी बच्चे को कोई पेरेंट स्कूल में ले जाता है और कहता है कि हम अपने बच्चे का क्लास 5 में एडमिशन चाहते हैं, किसी स्कूल में जाता है, तो वहाँ के प्रिंसिपल और जो कमेटी होती है वो क्या करती है कि उस बच्चे को एक टेस्ट देती है या ओरल कुछ क्वेश्चन पूछता है या कुछ रिटन वर्क कराते हैं। उसको मेजर करते हैं बच्चे को कि बच्चा कितना जानता है, हाउ मच, कितना जानता है। उस चीज़ को जानने के बाद वो देखते हैं कि ये बच्चा क्लास 5 में पढ़ने लायक है कि नहीं है। अगर पढ़ने लायक है तो उस बच्चे का एडमिशन हो जाता है। तो सबसे पहले मेजर किया गया, मेजर करने के बाद से उस बच्चे को एडमिशन दिया गया। वो पूरा साल, 1 साल तक बच्चा उस क्लास में पढ़ेगा। जब उस क्लास में पढ़ेगा तो उसमें जो टीचर होते हैं बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक पढ़ाएंगे। बहुत सारे टॉपिक मिलके एक यूनिट तैयार होगा। यूनिट से फिर पूरे सिलेबस को धीरे धीरे इस तरह से कवर करते हैं। तो टीचर क्या करता है कि क्लास में पढ़ाते वक्त जब कोई टॉपिक पढ़ाता है तो उस टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन को बच्चों के सामने पुटअप करता है, पूछता है। तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे बताते हैं कि हम ये चीज़ जानते हैं, ये चीज़ नहीं जानते हैं। तो टीचर को इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है कि बच्चा क्या चीज़ जानता है और क्या चीज़ नहीं जानता है। नहीं जानता है तो क्यों नहीं जानता है, इसको रिमूव करने का प्रयास करता है। जो बच्चों की ये डिफ़िकल्टी है इसको समाप्त करने का प्रयास करता है। बच्चों को अपने नए तरीके से, नई स्ट्रेटजी बना के समझाने का प्रयास करता है कि बच्चा आसानी से उस टॉपिक को क्लियर कर ले।
ये प्रक्रिया पूरे साल चलती रहती है। एक टॉपिक पढ़ा है, एक यूनिट पढ़ा है, टेस्ट ले लिया, फिर दूसरा यूनिट, फिर टेस्ट लिया, इस तरह से साल भर ये प्रक्रिया चलती है। ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, ये हमारा असेसमेंट कहलाता है। क्लियर है? मेजरमेंट असेसमेंट में समाहित होता है। जब भी असेसमेंट होता है विदाउट मेजरमेंट नहीं पॉसिबल है। पहले मेजर करने पे ही पता चलेगा कि बच्चा क्या जानता है। पहले हम लोग हाउ मच, कितना है नॉलेज उसके पास, ये जान लेते हैं, फिर उसकी डिफ़िकल्टी को देखते हैं और उस डिफ़िकल्टी का समाधान करते हैं। पूरे सत्र चलता है, ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, ये हमारा असेसमेंट कहलाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि एक साल, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक सत्र बीत गया, पूरे सत्र के बाद एक एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम के बाद से देखा जाता है कि बच्चा ये चीज़ कर लिया, अब ये नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करने लायक हो गया है, यानी क्लास 5th जो है वो पास आउट हो चुका, वो पास आउट हो लगभग हो चुका है। अब इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में भेजा जा सकता है, हमें 6th क्लास में उसका एडमिशन लिया जा सकता है। यहाँ पे वैल्यू जजमेंट किया जाता है। यहाँ मेजरमेंट के साथ असेसमेंट तो होता ही होता है, साथ में वैल्यू जजमेंट होता है। एक निर्णय लिया जाता है कि नहीं, बच्चे को अब नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाए। यहाँ पे देखा जाता है कि हाउ गुड, कितना अच्छा है, बच्चे ने कितना गेन कर लिया। अगर हम लोग मूल्यांकन की डिफिनीशन की बात करें तो मूल्यांकन होता है कि किसी बच्चे ने शैक्षिक उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया, यह ज्ञात करने की जो व्यवस्थित प्रक्रिया होती है वो हमारा इवैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन होता है। ध्यान रखेंगे, इसकी सबसे अच्छी डांडेकर की ये डिफिनीशन है कि शैक्षिक उद्देश्यों को बच्चे ने किस सीमा तक प्राप्त कर लिया, यह ज्ञात करने की जो व्यवस्थित प्रक्रिया होती है वही हमारा इवैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन का मतलब है हाउ गुड, और हम लोग मेजरमेंट में क्या आते हैं कि हाउ मच, कितना है, और वहाँ पे देखते हैं इवैल्यूएशन में कितना अच्छा है, वहाँ पे वैल्यू जजमेंट लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है। अगर हम लोग इसको व्यवहारिक रूप में देखें तो जनरली हम लोग घर परिवार में देखते हैं कि हम अपने बच्चों को जो है हर पॉइंट्स पे मेजर करते हैं। जैसे हम लोग एक छोटे एग्जांपल ले लें कि बच्चे को हम लोग साइकिल चलाना सिखाते हैं, तो साइकिल पे बच्चा बैठता है तो देखते हैं कि क्या सीख पाएगा कि नहीं, थोड़ा पैडल घुमा ले रहा है कि नहीं, हैंडल बैलेंस कर ले रहा है कि नहीं कर ले रहा है। तो यहाँ पे हम उसको मेजर करते हैं। फिर क्या करते हैं, मेजर करने के बाद तुरंत हम देखते हैं कि नहीं, बच्चा को अगर हम थोड़ा सपोर्ट कर दें तो आसानी से चलाना सीख जाएगा। तो फिर हम उस बच्चे को सपोर्ट करते हैं, यानी हम लोग मेजर के साथ उसकी डिफ़िकल्टी को देखें और उसके समाधान को करने का प्रयास किए। ऐसे ही हम लोग बच्चों को देखते हैं कि मार्केट में ले जाते हैं तो विभिन्न वस्तुओं को वज़न, हम लोग सब्जी वगैरह खरीदते हैं, किराने की वस्तु, फल वगैरह खरीदते हैं तो देखते हैं मेजर होता है वहाँ पे, कोई वाट होता है, तौलते हैं लोग, तौल के देते हैं। तो बच्चा धीरे धीरे देखता है, धीरे धीरे पूछता है, धीरे धीरे हम लोग उसको बताते रहते हैं। यानी मेजरमेंट होता है, असेसमेंट भी होता है, समस्याएँ आती हैं उसको समाधान भी किया जाता है। मनी का भी लेन देन, पैसे के लेन देन के बारे में बच्चे को ज्ञान है। जब कोई वस्तु अगर 2 रुपये के या 10 रुपया देने पे 8 रुपया रिटर्न होता है, तो बच्चों को अगर इस तरह का ज्ञान हो जाए तो एक दिन हम और आप पेरेंट्स क्या करते हैं, उस बच्चे को 50 रुपये देंगे, कहेंगे बच्चा जाओ साइकिल से जाओ, बाहर से जाके मार्केट से ये चीज़ ले आओ। वहाँ पे हम लोग वैल्यू बच्चे को हम लोग इस लायक समझ लिए हैं कि नहीं, अब बच्चा मार्केट जाके, साइकिल से जाके, बाइक से जाके अब मार्केटिंग कर सकता है, वो अब इस योग्य हो चुका है। यानी हम लोग क्या करें, एक निर्णय ले लेते हैं कि बच्चा बाहर जाने लायक हो गया, मार्केटिंग करने लायक हो गया है। तो ये हमारा इवैल्यूएशन हुआ। इसमें सबसे पहले मेजर करना, फिर उसके बाद से पूरे सत्र हम लोग क्या करते हैं, हमेशा बच्चों का असेसमेंट करते रहते हैं, आंकते रहते हैं। फिर उनको जहाँ दिक्कत होती है वहाँ उनको हेल्प करते हैं, बताते हैं। बताने के बाद से लास्ट में एक समय आता है कि बच्चों को हम लोग जिम्मेदारी देना शुरू कर देते हैं। वो जिम्मेदारी जो दे रहे हैं, जो वैल्यू जजमेंट ले रहे हैं कि बच्चा अब इस लायक हो गया, ये हमारा इवैल्यूएशन हो गया। जो प्रोसेस बीच में चलता है, ऑनगोइंग प्रोसेस जो चलता है, जैसे हम लोग क्लास 5 के बच्चे का बताएं पूरे सत्र का, ये हमारा असेसमेंट हो गया और बीच में मापना मेजरमेंट हो गया। हम लोग देखते हैं कि इवैल्यूएशन में जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर अपने पेशेंट की दवा करता है, दवा करने के बाद से जब उसमें सुधार होता है, उस आधार पे वो डॉक्टर अपना खुद का इवैल्यूएशन करता है कि जो मैं इलाज कर रहा हूँ ये सही है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि एक कारीगर है, अपनी हाथ की बनी हुई वस्तुओं को जब मार्केट में उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू अच्छी मिलती है, तो वह अपनी वस्तुओं का मूल्यांकन करता है कि हम कितना अच्छा वस्तु बनाए हैं, हाउ गुड, कितना अच्छा बनाए हैं। ये हमारा इवैल्यूएशन काफ़ी ब्रॉड टर्म होता है। अगर हम इसको समझें कि अगर एक ट्रायंगल में हम लोग मेजरमेंट को रखते हैं,
और ट्रायंगल के बाद अगर एक सर्किल में हम लोग असेसमेंट को रखते हैं और एक बड़े स्क्वायर में हम लोग देखते हैं कि उसमें अगर हम लोग रखें इवैल्यूएशन को, तो हम लोग देखते हैं कि इवैल्यूएशन के अंतर्गत असेसमेंट और मेजरमेंट दोनों समाहित होता है। इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से मेजरमेंट, इवैल्यूएशन और असेसमेंट को समझने का प्रयास किए हैं। इसके हम लोग नेचर को समझने का प्रयास करेंगे कि मेजरमेंट का, असेसमेंट का और इवैल्यूएशन का नेचर क्या होता है। इसकी नेचर के लिए हम लोग इसमें दो टर्म नए लाएंगे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या होता है और क्वांटिटेटिव क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को वेरिएबल जानना जरूरी होगा। आखिर में वेरिएबल चर क्या होता है, हिंदी में चर बोलते हैं, चर क्या होता है, इसको हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग चर को समझते हैं। अगर हम लोग चर की बात करें तो चर की जो डिफिनीशन होगी या चर क्या होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु की गुण और विशेषता को ही हम लोग चर कहते हैं। जो भी किसी वस्तु की, किसी घटना की, किसी व्यक्ति की जो विशेषता होती है वही हमारा चर कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। वेरिएबल जो है टू टाइप्स का होता है, एक होता है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मीन्स गुणात्मक और क्वांटिटेटिव मीन्स मात्रात्मक चर। तो ये क्वालिटेटिव चर क्या होता है, गुणात्मक चर क्या होता है। गुणात्मक चर का मतलब है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के गुण और विशेषता के आधार पर जब हम डिफाइन करते हैं तो वो हमारा गुणात्मक चर होता है। इसके अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के गुण और विशेषता के आधार पर हम डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, धर्म के आधार पर हम लोग देखते हैं कि लोगों का डिवाइडेशन हो जाता है। जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बहुत सारे धर्मों में व्यक्ति का जो है डिवाइडेशन हो जाता है। उस धर्म की अलग अलग विशेषताओं के आधार पर एक हम समूह को मान लेते हैं, हिंदू धर्म के, मुस्लिम के, सिख के, ईसाई हैं। ये हम गुणात्मक चर के अंतर्गत रखते हैं, यानी क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के रूप में लेके चलते हैं। इसी तरह से अगर हम लिंग भेद पे देखें तो स्त्री पुरुष क्या है, ये उनकी विशेषताओं के आधार पे, स्त्री की विशेषताएं कुछ और, पुरुष की विशेषताएं कुछ और होती है। उस आधार पे हम लोग लिंग भेद, यानी हम गुणात्मक में थोड़ा एक चीज़ समझने का प्रयास करेंगे कि जब हम किसी व्यक्ति की गुण और विशेषता को अंकों के रूप में अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे जो हम लोग डिवाइडेशन करते हैं वो हमारा गुणात्मक चर होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। व्यक्ति की जो गुण या वस्तु की जो गुण और विशेषताएं होती हैं, इनको हम लोग अंकों के रूप में नहीं दे पाते। जैसे हम अंकों के रूप में दे देंगे वो मात्रात्मक हो जाएगा, क्वांटिटेटिव हो जाएगा। क्वांटिटेटिव की डिफिनीशन साथ में देख लेंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के गुण और विशेषताओं को जब हम लोग अंकों के रूप में दे देते हैं तो मात्रात्मक चर या क्वांटिटेटिव वेरिएबल चला जाता है। तो हम लोग गुणात्मक के एक दो एग्जाम्पल देखें। धर्म के आधार पे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई के रूप में डिवाइड किया जाता है। लिंग भेद के आधार पे हम लोग देखेंगे कि स्त्री और पुरुष में डिवाइड किया जाता है। अध्ययन विषयों के हिसाब से डिवाइड करेंगे। ग्रेजुएशन लेवल पे हम लोग जनरली देखते हैं कि विज्ञान वर्ग के बच्चे हैं, कला वर्ग के हैं, कॉमर्स के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, मेडिकल के हैं। ये हम लोग अध्ययन विषयों के आधार पे डिवाइड कर सकते हैं, उनकी विशेषताओं के आधार पे। जो विज्ञान का अलग विशेषता है, कला की अलग विशेषता है। फलों को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। फल में जैसे आम है, केला है, संतरा है, सेब है, ये सब फलों की अलग अलग विशेषताएं होती है, उस आधार पे डिवाइड कर देते हैं। बहुत सारे फर्नीचर हैं, इन फर्नीचरों को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि टेबल है, चेयर है, ओडियम है, डायस है, ब्लैक बोर्ड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये हम लोग फर्नीचर के हिसाब से डिवाइड, यानी इन सब वस्तुओं की विशेषताओं के आधार पर, और उन विशेषताओं को हम लोग अंकों के रूप में नहीं दे पाते हैं, वो हमारा गुणात्मक चर हो जाता है। मात्रात्मक चर में हम लोग देखें क्वांटिटेटिव में, तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनमें किसी व्यक्ति की या वस्तु की या घटना की गुण और विशेषता को हम लोग अंकों के रूप में अभिव्यक्त कर देते हैं, वो हमारा मात्रात्मक चर होता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि व्यक्ति के, बहुत सारे व्यक्तियों के मासिक आय के आधार पर उनका डिवाइडेशन किया जाता है। निम्न आर्थिक स्तर, यानी एक हम लोग लिमिट बना लेते हैं, इतने इनकम से जिसका कम होगा वो निम्न आर्थिक स्तर का होगा, इतने से इतने के बीच में होगा तो माध्यमिक आय स्तर का होगा, और जो उससे ऊपर होगा उच्च आर्थिक स्तर का व्यक्ति कहलाएगा। तो इस तरह से हम लोग मासिक आय के आधार पर 3 भागों में डिवाइड करते हैं। मध्यम आर्थिक स्तर, निम्न आर्थिक स्तर और उच्च आर्थिक स्तर में डिवाइड करते हैं। वह हम लोग जो गुण और विशेषता, जो मनी, उनकी इनकम है, उसके आधार पर डिवाइड किए हैं। शिक्षण स्तर के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा हाई स्कूल में पढ़ रहा है, कोई इंटर में पढ़ रहा है, कोई यूजी में है, कोई पीजी में है, तो इनकी अलग अलग विशेषताएं हैं जिनको हम लोग अंकों के रूप में दे रहे हैं कि हाई स्कूल 10 तक है, इंटर 12 है, यूजी ग्रेजुएशन है, 12 के बाद उसमें एडमिशन लिया जाता है, और पीजी यूजी के बाद पीजी किया जाता है। तो शिक्षण स्तर के हिसाब से डिवाइडेशन किया जा सकता है।
एक और हम लोग कर सकते हैं, परीक्षा प्राप्तांक के हिसाब से भी डिवाइडेशन होता है कि 45% से कम है तो थर्ड डिवीज़न, 45 से 60 के बीच है तो सेकंड डिवीज़न, फिर 60 से ऊपर है फर्स्ट क्लास, 75 से ऊपर है तो डिस्टिंक्शन देते हैं। तो इस आधार पे भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, गुण और विशेषताओं को मात्रा के रूप में देके डिवाइड किया जाता है। थोड़ा इस टॉपिक को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग नेचर जो है मेजरमेंट, असेसमेंट और एवेल्युएशन का, इससे समझना हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा कि वेरिएबल, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या होता है, ये हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हम लोग थोड़ा सा एक और चर्चा करना चाहेंगे। क्वांटिटेटिव वेरिएबल यानी मात्रात्मक चर दो प्रकार का होता है, एक कंटिन्यूअस, एक डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है किन्हीं दो मानों के बीच में किन्हीं दो मानों के बीच में भी ये मान कोई धारण करता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में भार और हाइट को लेते हैं तो हम लोग देखते हैं किसी व्यक्ति का वजन 60 केजी या 60.2 केजी, 60.8 केजी हो सकता है। किसी व्यक्ति की जो हाइट है 5.7 फीट हो सकती है, 5.9 फीट हो सकती है, यानी 5 और 6 फीट के बीच में भी मान धारण कर सकता है। ये कंटिन्यूअस होता है। वेट को भी देखें, 60.5 केजी हो सकता है, 60 और 61 के बीच में हो सकता है। लेकिन जो दूसरा होता है डिस्क्रीट वेरिएबल, उसमें डिस्क्रीट क्वालिटेटिव वेरिएबल जो होता है उसमें हम लोग देखते हैं कि दो मानों के बीच में, दो परफेक्ट नंबर के बीच में कोई अंक धारण नहीं करता है। जैसे किसी हम लोग परिवार में बच्चों की संख्या को देखें तो किसी परिवार में बच्चों की संख्या या तो 2 हो सकती है, या 3 हो सकती है, या 5 हो सकती है, 2.5 तो नहीं हो सकती, 2.25 तो नहीं हो सकती है ना, एक परफेक्ट नंबर ही होगा ना। तो ये हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल कहलाता है। किसी कमरे में फर्नीचर या चेयर को हम लोग देखें तो किसी कमरे में चेयर 100 हो सकता है, 50 हो सकता है, 70 हो सकता है, 75.5 तो नहीं हो सकता, एक परफेक्ट नंबर ही होगा। तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल होता है। इस तरह से हम लोग चर को समझने का प्रयास किए हैं। हम लोग फिर अपने मेन टॉपिक पे चलेंगे। मेन टॉपिक पे हम लोग देखते हैं कि जो मेजरमेंट है, जो इसका नेचर होता है टोटली क्वांटिटेटिव नेचर होता है इसका, यानी मात्रात्मक होता है। हम लोग क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स क्या समझे हैं कि किसी व्यक्ति के गुण और विशेषता को अंकों के रूप में व्यक्त करना मात्रात्मक चर होता है। तो मेजरमेंट की डिफिनीशन क्या थी? किसी व्यक्ति या वस्तु या घटना के गुण और विशेषताओं को अंकों के रूप में दे देना मापन कहलाता है। तो ये हम लोग देखें कि मेजरमेंट का जो नेचर होता है वो क्वांटिटेटिव होता है। अगर हम लोग असेसमेंट की बात करें तो असेसमेंट का जो नेचर होता है क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव होता है, यानी दोनों मिलके होता है। यहाँ पे हम लोग डिफॉर्मेशन की बात करते हैं, यानी अगर हम लोग शिक्षण प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पे बच्चों का नॉलेज अभी फॉर्मेशन और अभी बिल्डअप और अभी तैयार हो रहा है, उस दौरान हम लोग देखते हैं। और जो हमारा इवेल्युएशन है उसमें देखते हैं जो उसका नेचर कैसा होता है। तो क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव प्लस वैल्यू जजमेंट की बात आती है, यानी तीनों मिल जाता है। यानी बच्चे का, अगर हम लोग बच्चे का कर रहे हैं, हम अगर असेसमेंट की बात करें तो वहाँ पे क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव प्लस वैल्यू जजमेंट तीनों चीज़ समाई होता है। हम लोग निर्णय लेते हैं कि बच्चे का ये पोजीशन है या नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करने लायक है कि नहीं है, ये हम लोग इस निर्णय पे पहुंच जाते हैं। अब हम लोग टाइप ऑफ असेसमेंट या टाइप ऑफ इवेल्युएशन को देखने का और समझने का प्रयास करेंगे। तो टाइप ऑफ असेसमेंट में जो सबसे पहला है हमारा फॉर्मल असेसमेंट है। फॉर्मल में क्या होता है कि बच्चों को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उनका क्या अचीवमेंट रहा इसको जानने का प्रयास किया जाता है, और यह जान करके बच्चों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करने की बात की जाती है फॉर्मल में असेसमेंट में। और इनफॉर्मल असेसमेंट में क्या होता है कि क्लास के टीचर द्वारा ही बच्चे को ऑब्जर्व किया जाता है। छोटे छोटे टॉपिक को एक्सप्लेन करने के बाद से कुछ क्वेश्चन पुटअप करके जानने का प्रयास किया जाता है कि क्या जो मैंने टीच किया बच्चे ने सीखा कि नहीं किया, बच्चे ने गेन किया कि नहीं किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और नहीं किया है क्यों नहीं किया है तो समस्या मिली, समस्या का क्या किया जाता है, निदान किया जाता है। यानी यहाँ पे डाटा कलेक्शन तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ रिमूव द डिफ़िकल्टी की बात आती है, यानी समस्याओं का निदान किया जाता है, समस्याओं को सॉल्व किया जाता है, बच्चों को टीच किया जाता है पुनः कि बच्चा उस चीज़ को आसानी से सीख ले। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट का तरीका काफ़ी बेटर है, काफ़ी पॉपुलर है। हम लोग जनरली देखते हैं ऑब्जेक्टिव असेसमेंट भी दो प्रकार का होता है, एक होता है फ्री रिस्पांस और दूसरा होता है फिक्स रिस्पांस।
फ्री रिस्पांस में स्वतंत्र है, किसी से पूछें कि आप किसी फल का नाम बताइए तो आप स्वतंत्र हैं, किसी भी फल का नाम बता सकते हैं। आपसे पूछा जाए कि भारत में किसी महानगर का नाम बताइए तो बहुत सारे महानगर है, किसी का नाम बता सकते हैं, फ्री है। लेकिन फिक्स में आंसर फिक्स हो जाता है कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है, ये फिक्स है, फिक्स रिस्पांस है। फिक्स रिस्पांस से भी 3 प्रकार का होता है, मल्टीपल चॉइस, अल्टरनेटिव और मैचिंग, 3 प्रकार का हो जाता है। और जो फ्री रिस्पांस है वो फिल इन द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अल्टरनेटिव में हम लोग देखते हैं, ये अलग टॉपिक है, इसकी भी चर्चा हम लोग कर लेंगे कभी डिटेल में, इसको मैं समझा दूंगा। वैसे पर्सनालिटी वाला जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें मैंने इस चीज़ को समझाने का प्रयास किया है। अल्टरनेटिव में हम लोग देखते हैं कि यस, नो, ट्रू, फॉल्स करके आता है, तो उस तरह से किया जाता है। तो ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट का तरीका, बच्चों के क्वेश्चन पुटअप किया जाता है एक फ्री रिस्पांस में या तो फिक्स रिस्पांस में। फ्री में फिल इन द ब्लैंक और फिक्स रिस्पांस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिया जाता है या मैचिंग टाइप क्वेश्चन दे दिया जाता है, अल्टरनेटिव आंसर का दे दिया जाता है कि कोई सेंटेंस है, ट्रू है या फॉल्स है, यस और नो, इस तरह के क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है। दूसरा आता है सब्जेक्टिव असेसमेंट। सब्जेक्टिव असेसमेंट में हम लोग बच्चों की जो एक्सप्लेनेशन एबिलिटी को चेक करते हैं कि बच्चे किसी टॉपिक को कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। स्टूडेंट की इसमें हम लोग फीलिंग को समझने का प्रयास करते हैं कि किसी टॉपिक के प्रति बच्चा क्या महसूस कर रहा है। इसमें हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देते हैं और बच्चे अपने फीलिंग के हिसाब से, अपनी एक्सप्लेनेशन एबिलिटी के हिसाब से उसको बताने का प्रयास करते हैं, उसका एवेल्युएशन करते हैं। इस तरह से बच्चों का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक में हम लोग देखते हैं कि ये टूल्स हैं, एक तरह से कह सकते हैं। डायग्नोस्टिक में हम लोग देखते हैं कि कुछ बच्चे जो है स्पेशल चाइल्ड कैटेगरी के होते हैं, कुछ उनकी आईक्यू काफ़ी कम होती है, मंद बुद्धि, अल्प बुद्धि, जड़ बुद्धि। हम लोग आईक्यू वाले टॉपिक में इस सबको देखे हैं। तो उन बच्चों की समस्याओं को जान करके टीचर पहले ही इन समस्याओं को जान करके क्लास में जाता है और सामान्य बच्चों के साथ, जो हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ते हैं कि सामान्य बच्चों के साथ ही जो विशेष बच्चों को बैठा के टीच किया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो उन बच्चों पे जो स्पेशल कैटेगरी के हैं उन पे ध्यान दे करके और उनकी समस्याओं का निदान करते हुए कक्षा का ठीक ढंग से संचालन करता है। तो ये हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, यानी पहले से ही बच्चों की समस्याओं को जान करके और उन बच्चों पे ध्यान रखते हुए सामान्य बच्चों के साथ जो शिक्षा दी जाती है वो हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट हो जाता है। दूसरा अगला आ जाता है हम लोगों का इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल मतलब आंतरिक यानी स्कूल का टीचर ही बच्चों के सभी प्रकार के ज्ञान को जानने का प्रयास करता है और जान करके उनकी समस्याएं आती हैं तो उनका निदान करने का प्रयास करता है। एक्सटर्नल असेसमेंट क्या होता है? एक्सटर्नल यानी बाहरी की बात करता है, यानी बाहरी टीचर आते हैं और वो सभी प्रकार के ज्ञान को नहीं जानने का प्रयास करते हैं, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पे चर्चा करते हैं और उस टॉपिक के चर्चा के आधार पे वो इस चीज़ को जान लेते हैं कि वह स्टूडेंट किस योग्य है और जिस टीचर ने पढ़ाया है तो क्या उसको किस तरह से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट प्लस जो फैकल्टी होती है इसका भी असेसमेंट हो जाता है हमारे एक्सटर्नल असेसमेंट के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट आता है सिनेप्टिक असेसमेंट। सिनेप्टिक में ये होता है कि इसमें कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सब्जेक्ट की बात की जाती है। जैसे हम लोग अगर जनरली देखें कि किसी पॉलिटिक्स का अगर कोई टॉपिक ले लें, जैसे अनुसूची ले लें, 5वीं अनुसूची में हम लोग देखते हैं कि कुछ विशेष राज्य जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा हैं, इन जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन और प्रबंधन की बात की गई है। तो अगर इसी टॉपिक को हम लोग ज्योग्राफी से रिलेट करके देखें, ज्योग्राफी में जैसे बांग्लादेश से तो उससे सीमा सटती है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की। तो हम लोग अगर इन डिफरेंट टॉपिक को, डिफरेंट सब्जेक्ट डिफरेंट टॉपिक को एक दूसरे से कोरिलेट कर लें तो बच्चा कितना अच्छा कोरिलेट करता है, इसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है हम लोग सिनेप्टिक असेसमेंट में। इसमें हिस्ट्री का ज्योग्राफी के साथ, ज्योग्राफी का पॉलिटिक्स के साथ, मैथ का साइंस के साथ, बायो का केमिस्ट्री के साथ, ये सब कम्बिनेशन अगर जब बच्चा बनाने लगता है तो उसका नॉलेज काफ़ी ब्रॉड होने लगता है, काफ़ी अच्छी तरीके से वो अधिगम कर सकता है, लर्निंग कर सकता है। ये सिनेप्टिक असेसमेंट के तहत हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट आता है इम्पसेटिव असेसमेंट। इम्पसेटिव असेसमेंट में हम लोग देखते हैं, इम्पसेटिव असेसमेंट में बच्चा अपने अर्लियर वर्क
कुछ दिन पहले कोई वर्क किया है, कोई एग्ज़ाम दिया है, टेस्ट दिया है। जैसे हम लोग जनरली देखते हैं, हम लोग कोई एग्ज़ाम जब दे के आते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद से हमें अपनी कमियों का पता चलता है कि ये चीज़ अगर हम ऐसे पढ़े होते या ऐसे लिखे होते या ये आंसर दिए होते तो सही होता। तो उस समय बच्चा क्या करता है कि हम अपना खुद का इवैल्यूएशन करता है और वो जो डिफरेंट समस्याएं उसके साथ आई रहती हैं उसको निदान करने का प्रयास करता है। ये हमारा इम्पसेटिव असेसमेंट कहलाता है। सेल्फ रिमूव की बात करता है, मतलब रिमूव द डिफ़िकल्टी, सेल्फ स्वयं ही अपनी समस्याओं का व्यक्ति निदान करे या बच्चा निदान करे, वह इम्पसेटिव असेसमेंट कहलाता है। इसके बाद हम लोग एक देखेंगे टर्मिनल। टर्मिनल में एक पर्टिकुलर टॉपिक के बाद या पर्टिकुलर टाइम के बाद या एंड ऑफ पर्टिकुलर कर सकते हैं या एंड ऑफ द टॉपिक या एंड ऑफ द यूनिट या एंड ऑफ द कोर्स के बाद जो टेस्ट होता है, इससे हम लोग का टर्मिनल असेसमेंट या टर्मिनल इवैल्यूएशन का पता चलता है। मतलब कह सकते हैं कि एक यूनिट के बाद, जैसे हम लोग CBCS सिस्टम में देख रहे हैं जो बीएड के कोर्स चल रहे हैं, तो इसमें 4 सेमेस्टर दे दिया गया। तो हर सेमेस्टर के बाद अगर जो एग्ज़ाम होता है तो हम लोग कह सकते हैं टर्मिनल एग्ज़ाम बीच बीच में एक सेमेस्टर पे हो रहा है, या लास्ट में तो नहीं होगा। ये टर्मिनल एग्ज़ाम के आधार पे इनका निर्णय ले लिया जाता है, वैल्यू जजमेंट, कि ये बच्चा बीएड सर्टिफिकेट डिग्री धारक हो गया है, अब इस लायक कि इसको बीएड सर्टिफिकेट का दिया जा सकता है। एक होता है कंटिन्यूअस असेसमेंट, टर्मिनल हम लोग समझे। एक होता है कंटिन्यूअस असेसमेंट, ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। इसमें बच्चों को समस्याओं को पहले से ही जान करके और उनको टीच किया जाता है, कंटिन्यू उनका असेसमेंट किया जाता है, कंटिन्यू आकलन किया जाता है, मेजरमेंट साथ में चलता रहता है, आकलन करके निर्णय और उनकी समस्याओं को रिमूव करने का प्रयास किया जाता है। इसमें एक और आता है फॉर्मेटिव और दूसरा आता है समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव का मतलब होता है कि नॉलेज का फॉर्मेशन जब हो रहा है उस समय, जैसे क्लास में हम लोग पहला जो एग्जाम्पल लिए थे, किसी बच्चे को क्लास 5 में एडमिशन हो गया, एडमिशन के बाद बच्चे को टीचिंग शुरू हो गई, पूरे सत्र भर चलेगा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा 1 साल का, जिसमें क्लास चलते रहेगा। उस क्लास चलने के दौरान पूरे साल ऑनगोइंग प्रोसेस में बच्चे की समस्याओं को टीचर जानने का प्रयास करता है, उसको निदान करने का प्रयास करता है, उनकी डिफ़िकल्टी को सॉल्व करने का प्रयास करता है। ये हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो जाता है। दूसरा है समेटिव। इसमें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो बच्चों का अचीवमेंट टेस्ट किया जाता है, पर्टिकुलर टाइम यानी 1 साल के बाद बच्चे ने कितना आज तक गेन किया है यह जानना हमारा समेटिव असेसमेंट हो जाता है, यानी पूरे सत्र के बाद। इसको हम लोग दूसरे एग्जाम्पल से दोनों को साथ में समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपको एक बिल्डिंग बनवा रहे हैं, काम आपने शुरू कर दिया, जाहिर सी बात है साल भर 2 साल लगेगा। 2 साल के दौरान आप बीच बीच में आके आप ऑब्जर्व करते रहिए कि हमारी बिल्डिंग में कमरे कितने बड़े हैं, बाथरूम कैसा है, थोड़ा दीवार चलना शुरू हुआ, वॉल बनना शुरू हो गया है, तो आप देखते हैं कि नहीं इसमें इस तरह का होता है, यहाँ दरवाज़ा होता है, यहाँ विंडो होता तो बेटर रहता। तो आप क्या करते हैं, बीच बीच में चेंज करते रहते हैं, यानी जो समस्याएं आती हैं उनको रिमूव करते रहते हैं और रिमूव करके आप इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और ये पूरे मकान बनने तक इस काम को करते हैं। और समेटिव इवैल्यूएशन यानी योगात्मक मूल्यांकन या आकलन में क्या होता है, बिल्डिंग बनके तैयार हो चुकी है, पूरा काम हो चुका है 2 साल का, 2 साल में बिल्डिंग बनी तो 2 साल का हो चुका है। अब उसके बाद से आप इवैल्यूएशन करते हैं कि यह बिल्डिंग हाउ गुड, कितनी अच्छी है, यह जानने का आप प्रयास करते हैं। ये समेटिव इवैल्यूएशन होता है। सेम इसी तरह से टीचिंग क्षेत्र में हम बात करें तो पूरे सत्र भर ऑनगोइंग प्रोसेस में जो बीच बीच में उनका टेस्ट होता रहता है वो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया। और जो पूरे सत्र के बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बच्चे को चेक किया जाता है कि बच्चा क्या जानता है, जानने के बाद से हम उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर सकते हैं। तो ये हमारा समेटिव असेसमेंट हो जाता है। एक तरह से समेटिव जो है हमारा इवैल्यूएशन हो जाता है और फॉर्मेटिव हमारा असेसमेंट हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। एक और टॉपिक आता है नॉर्म रिफरेंस और एक होता है क्राइटेरियन रेफरेंस। इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस क्या होता है। इसमें हम लोग देखेंगे क्राइटेरियन रेफरेंस को हिंदी में निकष संदर्भित या कसौटी संदर्भित के नाम से जानते हैं और दूसरा होता है नॉर्म रेफरेंस जिसको हम लोग प्रतिमान या मानक संदर्भित के नाम से जानते हैं। क्राइटेरियन रेफरेंस में हम लोग देखते हैं कि बच्चा क्या कर सकता है,
तुलना इसमें नहीं की जाती है, बच्चे का उसके ग्रुप से कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता है, बच्चा क्या कर सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल हम लोगों के ही हिसाब से ले लें कि बीएड करने के बाद से बच्चे जो है टेट का एग्ज़ाम देंगे, उसमें बना दिया गया है 90 मार्क्स से ऊपर रहेगा वो बच्चा टेट का सर्टिफिकेट प्राप्त करेगा, 82 रहेगा SC ST कैंडिडेट टेट का सर्टिफिकेट उसे मिल जाएगा। बाकी बच्चों के समूह से नहीं मतलब है, वहाँ पे सीधे एक फिक्स कर दिया जाता है कि एक निर्धारित कर दिया जाता है, एक वांछित उद्देश्य बना दिया जाता है, टारगेट बना दिया जाता है, एक गोल बना दिया जाता है, इससे ऊपर है तो योग्य है, नहीं है तो नहीं है। जैसे हम लोग और भी कर सकते हैं कि हम लोग देखते हैं कि 33% से कम है तो उस बच्चे को हम लोग फेल घोषित कर देते हैं, 60% से ऊपर है तो उसे हम लोग फर्स्ट क्लास मानते हैं, 75 से ऊपर रजिस्ट्रेशन है। समूह से यहाँ कोई मतलब नहीं होता है, बच्चा स्वयं कितना कर सकता है, क्या कर सकता है, उस आधार पे बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। ये हम लोगों का क्राइटेरियन रेफरेंस हो जाता है। और नॉर्म रेफरेंस में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बच्चा अपने समूह में किस पोजीशन पे है। नॉर्म रेफरेंस या प्रतिमान या मानक संदर्भित परीक्षण में हम लोग देखते हैं कि बच्चा अपने समूह में क्या कर सकता है, उस समूह का जो अचीवमेंट है उसका एवरेज निकालेंगे, उसका SD निकालेंगे। एवरेज से हम लोग को पता चल जाएगा कि बच्चा कितना क्लास में अपने ऊपर है या कितना नीचे है। जनरली हम लोग देखें तो टेट के एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद जब सुपर टेट का आता है तो वहाँ बच्चों का पूरा एक समूह रहता है और उसमें मेरिट बनाई जाती है, यानी पूरे समूह को शामिल किया जाता है और उसमें देखा जाता है कि अगर आप सुपर टेट दे रहे हैं तो आप कहाँ हैं और कहाँ हैं, क्या आप सिलेक्शन पाने लायक हैं कि नहीं हैं। उसमें एक परसेंटेज निर्धारित होता है कि इतने लोग या नंबर ऑफ स्टूडेंट निर्धारित होते हैं कि इतने लोग सुपर टेट क्वालिफाई करेंगे, जो भी है वो ग्रुप के हिसाब से कंपैरिजन की जाती है। तो ये हम लोग का होता है नॉर्म रेफरेंस। इस तरह से हम लोग जो है टाइप ऑफ असेसमेंट को देखने का और समझने का प्रयास किए हैं। इसमें हम लोग देखे हैं फॉर्मल, इनफॉर्मल, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक, इंटरनल, एक्सटर्नल, सिनेप्टिव, नॉर्म रेफरेंस, क्राइटेरियन रेफरेंस और इम्पसेटिव, टर्मिनल और कंटिन्यूअस। इस तरह से हम लोग 2 टॉपिक खासकर देखे हैं। एक देखे हैं कि मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन क्या होता है, दूसरा टाइप ऑफ असेसमेंट को हम लोग समझने का प्रयास किए हैं। इसी के तहत हम लोग एक तीसरा टॉपिक देखेंगे कि इसी के तहत इसमें थोड़ा सा हम लोग एक चीज़ की और चर्चा कर सकते हैं कि इवैल्यूएशन जो है एक ब्रॉड टर्म होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसमें देखा जाता है कि हाउ गुड, कितना अच्छा है, और मेजरमेंट में हाउ मच की बात की जाती है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इवैल्यूएशन का जो नेचर होता है क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव प्लस वैल्यू जजमेंट की बात करता है। यहाँ पे बच्चों की लर्निंग स्टेटस को देखा जाता है एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के बाद से, और उनके लर्निंग प्रोसेस को भी समझने का प्रयास किया जाता है कि पूरे सत्र में जो टीचिंग हुई है, जो पढ़ाया गया है, वह कितना इफ़ेक्टिव रहा है, कितना वैल्यूएबल रहा है। इस चीज़ का जो आकलन होता है वो हमारा इवैल्यूएशन हो जाता है। यहाँ पे वैल्यू जजमेंट की बात आती है, निर्णय लिया जाता है कि अब बच्चा नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करने लायक है कि नहीं है। इसमें बच्चों की लर्निंग डिफ़िकल्टी को भी सॉल्व की जाती है, उनके अचीवमेंट को भी जाना जाता है, और बच्चे ने जो अचीव किया है तो उसको किस तरह का इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाए। इसमें 3M का कंसेप्ट भी आता है कि मैटर, मेथड और मटेरियल। मैटर, बच्चों का सब्जेक्ट क्या है, किस मेथड से पढ़ाया गया, और कौन कौन से मटेरियल टूल्स यूज करके उनको टीचिंग किया गया है। और उसके बाद से प्रमोट नेक्स्ट क्लास की बात आती है, और ये हमारा इवैल्यूएशन हुआ। तो इस तरह से हम लोग मेजरमेंट, इवैल्यूएशन, स्टैटिक्स और टाइप ऑफ असेसमेंट और इवैल्यूएशन को देखें। इसमें एक हम लोग और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, कॉन्टीन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। कॉन्टीन्यूअस और व्यापक मूल्यांकन जो है CCE का जो कंसेप्ट है हमारा 1986 में आया था। ये CCE का कंसेप्ट आया क्यों था, हम लोग थोड़ा सा इसकी चर्चा पहले करेंगे। कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है कि बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी को चेक की जाती है कि बच्चे का नॉलेज कितना है, बच्चा क्या जानता है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, समझ कैसी है। अदर फील्ड, किसी भी फील्ड में, टीचिंग से संबंधित ही नहीं, को करिकुलम एक्टिविटी संबंधित बच्चे की जो है अंडरस्टैंडिंग क्या है, नॉलेज क्या, इस चीज़ को जानने का प्रयास किया जाता है। हम लोग जनरली पर्सनालिटी में देखते हैं कि उसमें 3 पक्ष होते हैं, एक कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन।
कॉग्निटिव डोमेन यानी बच्चे का संज्ञानात्मक पक्ष कैसा है, इफेक्टिव बच्चे का इफेक्टिव जो पक्ष कितना है, साइकोमोटर यानी मनोगत्यात्मक पक्ष कैसा है, इन सब का इवैल्यूएशन किया जाता है। और इवैल्यूएशन करके बच्चों की जो समस्याएं आती हैं, जो डिफ़िकल्टी आती है, इसको समाधान करने का प्रयास किया जाता है। इसमें बच्चों की लर्निंग परफॉर्मेंस को देखा जाता है कि कैसा इनका सीखने का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है। खासकर इसमें फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन से इसकी गणना की जाती है। तो हम लोग कंटिन्यूअस असेसमेंट तो समझे। दूसरा हम लोग का है कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कम्प्रिहेंसिव में जो कम्प्रिहेंसिव का हिंदी होता है व्यापक मूल्यांकन की बात करता है। व्यापक में कैसे होगा, इसको हम लोग दो पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है स्कोलास्टिक और दूसरा होता है को स्कोलास्टिक। स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक। स्कोलास्टिक में मतलब होता है कि सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज की बात की जाती है, जो बच्चे का एकेडमिक कोर्स चल रहा है उसका ज्ञान प्राप्त करना और उसका इवैल्यूएशन या असेसमेंट करना, ये हमारा को स्कोलास्टिक होता है। ये ओनली सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज की बात करता है। और को स्कोलास्टिक में हम लोग खासकर 3 पॉइंट्स पे विशेष जोर डालते हैं। बच्चे की लाइफ स्किल क्या है, बच्चे की जीवन शैली क्या है, जीवन कौशल क्या है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। बच्चे का एटीट्यूड और वैल्यू जानने का प्रयास करते हैं। बच्चे का रवैया और मूल्य, एटीट्यूड और वैल्यू को जानने का प्रयास करते हैं। और साथ में को करिकुलम एक्टिविटी में बच्चा किस तरह से भाग लेता है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। लाइफ स्किल में हम लोग देखते हैं कि बच्चों की थिंकिंग कैसी है, बच्चों का जो सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट किस तरह का है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। एटीट्यूड और वैल्यू में हम लोग बच्चों का दूसरों के प्रति किस तरह का रवैया है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। अब दूसरों में उसके क्लास के मित्र भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो उन लोगों के प्रति सहपाठी जो पीपुल हैं और जो टीचर हैं और जो पेरेंट्स हैं, उनके प्रति उन बच्चों का क्या रवैया है, उनका जो है बच्चों का मोरल या सोशल वैल्यू क्या है, इसको जानने का प्रयास हम लोग एटीट्यूड और वैल्यू के अंदर यानी को स्कोलास्टिक के अंदर जानने का प्रयास करते हैं। और तीसरा है हमारा को करिकुलम एक्टिविटी। इसमें बच्चों का जो है साइंटिफिक स्किल, बच्चों की लीडरशिप को जानने का प्रयास करते हैं, बच्चों के विजुअल, बच्चों के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करते हैं, उनके परफॉर्मिंग आर्ट को समझने का प्रयास करते हैं, बच्चों के संगठनात्मक कौशल को भी समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बच्चों का कैसा है, बच्चों की लिटरेसी, बच्चों का जो है क्रिएटिविटी, बच्चे कैसे क्रिएटिव हैं कि नहीं है, इन सब चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। इसमें खासकर हम लोग देखते हैं कि बच्चे में लीडरशिप का गुण है कि फॉलोअर का गुण है, ये भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। को करिकुलम एक्टिविटी में फिजिकल हेल्थ और बच्चों का जो है फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ के बारे में, स्पोर्ट के बारे में कि बच्चा किस स्पोर्ट में कैसा रुचि ले रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग कम्प्रिहेंसिव में को स्कोलास्टिक के अंतर्गत जानने का प्रयास करते हैं। तो जो कम्प्रिहेंसिव होता है, इसमें ध्यान रखेंगे स्कोलास्टिक यानी ओनली सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज यानी एकेडमिक नॉलेज जानने का प्रयास किया जाता है स्कोलास्टिक में। और को स्कोलास्टिक में बच्चों की लाइफ स्किल, एटीट्यूड, वैल्यू, को करिकुलम एक्टिविटी, हेल्थ, फिजिकल, स्पोर्ट, ईटीसी, इन सब के बारे में जानने का प्रयास किया जाता है। देखिए, ये कंटिन्यूअस और कम्प्रिहेंसिव एजुकेशन जो 1986 में आया, मेन पर्पज़ इसका क्या था, सीसीई का, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जब सीसीई आया, सीसीई के थ्रू जब हम बच्चों का कंटिन्यूअस असेसमेंट और इवैल्यूएशन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा बच्चे की रुचि किस सब्जेक्ट में है। बच्चा बायो में इंटरेस्ट ले रहा है कि मैथमेटिक्स में ले रहा है, हिस्ट्री में ले रहा है कि सोशल में ले रहा है, बच्चे स्पोर्ट में ज़्यादा रुचि ले रहा है कि स्पोर्ट में भी किस स्पोर्ट में रुचि ले रहा है। हो सकता है बच्चा बैडमिंटन खेलने में अच्छा हो, फुटबॉल खेलने में अच्छा हो, क्रिकेट खेलने में अच्छा हो। तो जो भी बच्चे की स्किल होगी जिसमें वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, उसकी रुचि उसी में है, उस क्षेत्र में बच्चे को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। यह सीसीई का मेन कंसेप्ट हमारा यही था कि बच्चे जिस फील्ड में इंटरेस्ट ले रहे हैं उस फील्ड में बच्चों को प्रमोट करने का काम किया जाए विद्यालय या संस्था के द्वारा। तो ये इस तरह से हम लोग असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग का जो एक पहला टॉपिक जो है हम लोग का मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन को समझे हैं। साथ में टाइप ऑफ असेसमेंट, टाइप ऑफ इवैल्यूएशन को समझे हैं। साथ ही हम लोग सीसीई का जो कंसेप्ट है इसको भी, कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव एजुकेशन को भी समझने का प्रयास किया है। अगर हमारा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
इसी टॉपिक से सिर्फ 3 टॉपिक से उठा करके, जिससे हम लोग मेजरमेंट, इवैल्यूएशन और स्टैटिक्स टाइप और सीसी से संबंधित कुछ MCQ क्वेश्चन लेके आऊँगा। धन्यवाद।